मेरा नाम डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव है। मैं आज आपको प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के बारे में समझा रही हूँ। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों के दो प्रकार होते हैं। यदि कोई अनुसंधानकर्ता समंक संग्रहण करना चाहता है तो संग्रहण की दृष्टि से समंकों के दो प्रकार होते हैं। एक तो प्राथमिक समंक होते हैं और दूसरे द्वितीयक समंक होते हैं। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको प्रारंभ से लेकर अंत तक अनुसंधानकर्ता बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठा करता है, जबकि द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से ही प्रकाशित होते हैं। उनका अनुसंधानकर्ता केवल अपने अनुसंधान के लिए इस्तेमाल करता है। प्राथमिक समंकों को जहाँ एक अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रारंभ से अंत तक खुद इकट्ठा करता है तो उसके समंकों में मौलिकता बनी रहती है, विश्वसनीयता बनी रहती है। जबकि द्वितीयक समंक चूँकि प्रारंभ से ही किसी संस्था द्वारा इकट्ठे किए होते हैं, इसलिए उनको अपने अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार थोड़ा बहुत उनमें संशोधन करके ही उनको प्रयोग में लिया जा सकता है। यदि हम बात करते हैं कि प्राथमिक समंकों को कैसे इकट्ठा किया जाए या प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियाँ क्या है, तो प्राथमिक समंकों के संग्रहण की रीतियों में सबसे पहले आती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की रीति। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में एक अनुसंधानकर्ता स्वयं जो व्यक्ति जिनका उसके अनुसंधान क्षेत्र से संबंध है उनके पास जाकर स्वयं प्रारंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से सारे समंकों को इकट्ठा करता है। यह रीति काफ़ी मौलिक और विश्वसनीय रीति मानी जाती है और इसमें जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनको अनुसंधानकर्ता जो होता है अपने उद्देश्य के अनुसार उसको क्या कर सकता है, उसको अपने उद्देश्य के हिसाब से उनमें परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसने स्वयं जो समंक संकलन है वो स्वयं किया है, तो वो उसको अपने उद्देश्य के अनुसार उसमें चाहे तो जो भी परिवर्तन कर सकता है। यदि कुछ त्रुटि हो जाए तो उसमें त्रुटि सुधार भी कर सकता है। तो ये व्यक्तिगत अनुसंधान के अंदर या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत इस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता समंक का संकलन करता है। ये रीति देखने में तो काफ़ी सरल लगती है, सहज लगती है, परंतु इस रीति के द्वारा यदि हम समंकों का संकलन करते हैं तो इस रीति में काफ़ी समय, धन और परिश्रम खर्च होता है। दूसरी बात, इस रीति का प्रयोग हम एक सीमित क्षेत्र में ही कर सकते हैं। व्यापक क्षेत्र में इस रीति का प्रयोग संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक जो अनुसंधान करता होता है उसके लिए बहुत मुश्किल है कि एक एक व्यक्ति के पास जाकर के अपने अनुसंधान से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करे। तो ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की रीति होती है, परंतु इसके भले ही इसमें कितने भी दोष हो, परंतु इसके द्वारा जो प्राप्त आंकड़े होते हैं वे काफ़ी विश्वसनीय होते हैं और मौलिक होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के पश्चात प्राथमिक समंक संकलन की जो दूसरी रीति आती है उसका नाम होता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का अर्थ होता है कि इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो स्वयं एक एक व्यक्ति के पास जाकर सूचनाओं का संकलन नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि कुछ सूचक होते हैं जो उस घटना से संबंधित होते हैं, उनसे अपने अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ये माने कि जैसे कि एक कक्षा है, उस कक्षा के विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर पता करना है, तो कक्षा के एक एक विद्यार्थी के पास ना जाकर के वहाँ के मॉनिटर से जानकारी प्राप्त कर ली जाए, तो इसको हम एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान ही कहेंगे।
ये रीति प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की तुलना में कम समय, कम धन, कम परिश्रम खर्च करने वाली होती है, परंतु इस रीति की सफलता बहुत हद तक उन सूचकों पर डिपेंड करती है जिनसे हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। कि ऐसा भी हो सकता है कि सूचक द्वारा हमें सही सूचना ना दी जाए, सूचक के द्वारा हमें पक्षपातपूर्ण सूचना दी जाए, तो इससे जो कई तरीके की त्रुटियां हमारे अनुसंधान में आ सकती है। परंतु समय, धन और परिश्रम को बचाने की दृष्टि से ये रीति थोड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा प्राथमिक समंक संकलन की रीति में जो तीसरी महत्वपूर्ण रीति होती है वो होती है स्थानीय संवाददाताओं द्वारा सूचना की प्राप्ति। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा संवाददाताओं को न्यूज़ चैनल में, या आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो इस रीति का उपयोग करते हैं। उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में समंक संकलन के लिए स्थानीय संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं। वो ही अनुसंधान से संबंधित जो जानकारी है वो अनुसंधानकर्ता को प्रदान करते हैं। इस रीति की सफलता भी काफ़ी हद तक जो संवाददाता है उनके ऊपर निर्भर करती है। संवाददाता के ऊपर इसलिए निर्भर करती है क्योंकि ये निर्भर करता है कि भाई संवाददाता कितना कुशल है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो संवाददाता है उन्हें वो ही प्रशिक्षित और कुशल हों, ऐसे ही संवाददाताओं की नियुक्ति की जाए। तो इस प्रकार स्थानीय संवाददाताओं से भी प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता भी जैसा कि मैंने बताया आपको कि संवाददाताओं की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करती है। ऐसा भी हो सकता है कि संवाददाता को उस क्षेत्र की सही जानकारी ही ना हो, या संवाददाता द्वारा गलत सूचनाएं दे दी जाए। तो ये बहुत हद तक संवाददाता की कुशलता और योग्यता पर इसकी सफलता डिपेंड करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो संवाददाता नियुक्त करें अपने अनुसंधान के लिए वो उस क्षेत्र के स्थानीय हों, और साथ में ही उन्हें अनुसंधान की रीतियों की जानकारी भी हो, है ना। और उसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उनका जो व्यवहार हो वो पक्षपात रहित हो, तभी वो सही सूचना प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा प्राथमिक समंक संकलन की जो महत्वपूर्ण रीति होती है वो होती है सूचकों द्वारा प्रश्नावलियों सूचकों से प्रश्नावलियों का भरवाया जाना। तो प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली एक प्रश्नों की सूची होती है। प्रश्नों की सूची होती है जिसमें एक अनुसंधानकर्ता को अपने वो अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार अपने प्रश्न क्रमबद्ध रूप से उसमें रखता है, जिसमें पहले वो जो सूचक हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करता है, फिर अपने अनुसंधान के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी उसे चाहिए रहती होती है वो उसके अनुसार उसमें प्रश्न रख देता है, और उन प्रश्नों का उत्तर एक सूचक को भर के देना होता है। इस प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचकों तक भेजा जाता है। लेकिन इस रीति की सफलता भी किस बात पर निर्भर करती है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि सूचक का शिक्षित होना। दूसरी बात ये कि जो सूचक है वो सूचना देने में इंटरेस्टेड हो। कई बार ऐसा होता है कि सूचक शिक्षित भी है परंतु उसके द्वारा जो प्रश्नावलियों के उत्तर देने में उदासीनतापूर्ण रवैया अपनाया जाता है। कई बार प्रश्नावलियाँ वापस भी नहीं आती हैं। तो इस प्रकार की समस्या इस रीति में आती है, लेकिन फिर भी ये रीति बहुत ही सरल, कम खर्चीली है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ के ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं हम इससे इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्नावली का निर्माण करते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो प्रश्न हो
वो सरल होना चाहिए, प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए, प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नावली जब अपन बना रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रश्नावली से भरने संबंधी निर्देश होना चाहिए, और प्रश्न ऐसे हो जैसे कि बहुविकल्पीय या ऐसे प्रश्न हो जिनके उत्तर हाँ या ना में देना हो। इसके अलावा प्रश्नावली में कभी भी बहुत गोपनीय प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। इससे फिर सूचक का इंटरेस्ट जो होता है प्रश्नावलियों के उत्तर देने में कम हो जाता है। और आपको यदि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप एक प्रश्न ऐसा मुख्य प्रश्न पूछ लें और बाकी उसके सहायक प्रश्न पूछ लें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। यदि आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रश्नावलियाँ वापस आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली के साथ में एक डाक वाला लिफाफा भी आप उसको रख सकते हैं, टिकट लगा लिफाफा रख सकते हैं, ताकि सूचक को प्रश्नावली लौटाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करना चाहिए कि वो प्रश्न कि आपके अनुसंधान कार्य के लिए उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इंटरेस्ट लेकर आपकी प्रश्नावलियों को भरकर लौटाएंगे। तो एक तो ये प्रश्नावली होती है, और इसके अलावा एक रीति प्राथमिक संकलन की होती है अनुसूची। अनुसूची के द्वारा प्राथमिक समंकों का संकलन करना। अनुसूची भी प्रश्नावली की तरह ही होती है, प्रश्नावली की तरह उसमें भी प्रश्न दिए होते हैं, परंतु जहाँ प्रश्नावली को हम सूचक को उसके उत्तर भरने के लिए भेज देते हैं, अनुसूची में हम प्रगणकों की नियुक्ति करते हैं जो घर घर जाकर सूचनाओं का संकलन करते हैं। आपने देखा होगा जनगणना के समय में इस प्रकार के कई प्रगणक अनुसूची लेकर आते हैं और हमसे प्रश्न भरवाते हैं। जनगणना में अनुसूची रीति का ही प्रयोग किया जाता है। अनुसूची रीति का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम जो अशिक्षित सूचक होते हैं उनसे भी हम सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सूचक का शिक्षित होना ज़रूरी है, लेकिन अनुसूची रीति काफ़ी समय, धन और परिश्रम खर्च करने वाली रीति होती है, लेकिन इससे सूचनाओं का सही संकलन ही होता है। इसकी सफलता भी बहुत हद तक प्रगणकों की योग्यता पर निर्भर करती है। प्रगणक यदि कुशल होते हैं और उनका व्यवहार पक्षपात रहित होता है, तो अनुसूची रीति काफ़ी हद तक सफल होती है। और ये समंक संकलन की रीति में काफ़ी अच्छी रीति इसको माना जाता है। इसके अलावा हम साक्षात्कार लेकर के भी प्राथमिक समंकों का संकलन करते हैं। साक्षात्कार ज़्यादातर हम साक्षात्कार रीति का प्रयोग जब करते हैं जब हमें किसी बड़े अधिकारी या कोई किसी ऐसे व्यक्ति से, महत्वपूर्ण व्यक्ति से हमें कभी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम उनका साक्षात्कार लेकर के भी सूचनाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक समंक संकलन और प्राथमिक समंक संकलन की रीतियाँ हैं। इसके अलावा जो समंकों का दूसरा प्रकार होता है वो द्वितीयक समंक होता है। द्वितीयक समंक वे समंक है जो पहले से ही पत्र, पत्रिका, पुस्तकों आदि में प्रकाशित होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे आरबीआई की रिपोर्ट है ना, और विश्व बैंक की रिपोर्ट है। इस प्रकार के जो समंक होते हैं वे द्वितीयक समंक कहलाते हैं। द्वितीयक समंक देखा जाए तो समय, धन और परिश्रम की दृष्टि से इसमें समय भी, इनको यूज़ करने में समय भी कम लगता है, और इसके अलावा इसमें धन भी कम लगता है, परिश्रम भी कम लगता है। परंतु बस इसका एक सबसे बड़ा दोष ये है कि द्वितीयक समंक जो होते हैं वो पहले से ही संकलित हैं। ये आपके अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल है या नहीं, ये आपको ही पता लगाना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो इनमें आपको काफ़ी सारे परिवर्तन भी करने पड़ सकते हैं। कई बार हमको अपने अध्ययन के लिए, जैसे यदि हम कोई जनसंख्या आधारित अध्ययन कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए द्वितीयक समंकों की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों पर ये एक लेक्चर था आप लोगों के लिए। धन्यवाद।